Welcome back once again. My dear students, today we have to discuss about the oscillations in spring system. Okay? आज हम लोग का जो आर्टिकल है वो स्प्रिंग में जो वाइब्रेशंस होंगे, ऑसिलेशंस होंगे, उनके लिए डिस्कस करना है और ये प्रूव करूंगा मैं कि वहां एसएचएम होगा। तो जरा इस डायग्राम को समझना है और आर्टिकल का नाम डालें ऑसिलेशंस ड्यू टू स्प्रिंग। उसमें फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल मोशन को। देखिए फर्स्ट डायग्राम पे फोकस करिए प्लीज। हमने एक स्प्रिंग ले लिया यहां पर और इस स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ ये है, जैसी सिचुएशन आपको फर्स्ट में दिख रही, नेचुरल मतलब इस पे कोई फोर्स अपीयर नहीं है और इसमें एक मास अटैच कर दिया मैंने m। फिर इसके बाद इस मास को पुश करके आगे ले जा रहे हैं खींच करके और x डिस्प्लेस कर दिया सपोज करिए। तो जब हम इधर खींच रहे होंगे आप जानते हो तो स्प्रिंग अंदर की तरफ फोर्स लगाएगी। ये फोर्स इस स्प्रिंग को रिस्टोर करना चाहता है, इसी फोर्स का नाम है रिस्टोरिंग फोर्स। और जब आप x डिस्प्लेस करके इसको लीव करेंगे तो ऑटोमेटिक ये अंदर तक जाएगी कि नहीं जाएगी? तो जितना मीन से आपने आगे डिस्प्लेस किया ना उतना ही इंटर कर जाएगी x, देखो। और लगातार इस तरीके से वाइब्रेशन इसमें काफी देर तक होंगे। बट ये तो हमने थ्योरेटिकल डिस्कस किया, हमें प्रूव तो करना है ना एसएचएम हो रहा है। एसएचएम प्रूफ करने के लिए ध्यान रखिए या तो डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए एसएचएम की, याद है d2x/dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, या फिर ये प्रूफ हो जाए एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो हम कह सकते हैं इट इज इन एसएचएम। ओके, तो चलिए बात करते हैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, इस पे पूरा फोकस कर लेना। देखिए अगर हम इस डायग्राम से बात करें तो हम कहेंगे द रिस्टोरिंग फोर्स, ध्यान देना प्लीज, द रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो जितना ज्यादा आप डिस्प्लेस करोगे उतना ही ज्यादा फोर्स एक्स्ट्रा होता चला जाएगा कि नहीं, बताओ, इंक्रीज होगा। तो द रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। और एक बात माइनस भी लगेगा, माइनस ये बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट, अगर ये इधर डिस्प्लेस हो रहा है तो रिस्टोरिंग इधर लगेगा और अगर इंटर डिस्प्लेस हो रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स आउट लगेगा। ओके, अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से माइनस आया है। फोर्स को एफ से डिनोट कर दिया और डिस्प्लेसमेंट को मैंने एक्स ले लिया है। तो हमारे पास फॉर्मूला बना एफ प्रोपोर्शनल माइनस एक्स। इससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, बोलो, और प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा? तो माइनस के एक्स, ये के पता क्या है? हाँ, वेयर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक्सेलरेशन आ गया माइनस के बाई एम ऑफ एक्स। हम चाहें तो यहां से ये कांस्टेंट दोनों है ना, तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू ये कह सकते हैं, या डिफरेंशियल इक्वेशन लेट करना है तो देखो लेट कर लो, के बाई एम को क्या लेट करते हो? ओमेगा स्क्वायर। तो फिर जरा देखो a इज इक्वल टू बन के आया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स और a होता है d2 बाई d2x बाई dt2। आप दोनों तरह से बता सकते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन बना दे रहे देखो, तो d2x बाई dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। हम कहेंगे दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो जब एसएचएम प्रूव हो गया तो अब हम टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। टाइम पीरियड के लिए यहीं से उठा लो। नाउ ओमेगा स्क्वायर किसको लेट किया आपने? के बाई एम को, तो ओमेगा क्या बनेगा फिर? रूट के बाई एम। ओमेगा होता क्या वैसे? 2 पाई बाई टी, रूट के बाई एम। अब टी निकाल दो यहां से, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट, देखो टी उधर जाएगा ये इधर चला जाएगा, ध्यान देना प्लीज। तो एम बाई के हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, ये हमारा टाइम पीरियड का स्प्रिंग के लिए हॉरिजॉन्टल मोशन में फॉर्मूला रहेगा। फ्रीक्वेंसी बनाना हो तो यहां से फ्रीक्वेंसी बना सकते हैं। क्या बात करते हैं?
सोचो फिर बताना। फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 अपान टाइम पीरियड, तो इसको पलट दो तो फ्रीक्वेंसी का भी बन जाएगा 1/2 पाई रूट के बाई एम लिख सकते हो इस जगह पर। चलो नोट कर लो इसको। देखिए अब हम बात करते हैं वर्टिकल मोशन की। हॉरिजॉन्टल के तो निकाल ही लिया हमने आर्टिकल और प्रूव भी कर चुके कि एसएचएम हो रहा है। अगर स्प्रिंग को वर्टिकल पोजीशन में रखा गया हो फिर देखें क्या एसएचएम होगा, अगर होगा तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला किस तरह बनेगा। तो चलिए इसके लिए डायग्राम बनाइएगा और आर्टिकल का नाम डालिए इन वर्टिकल मोशन, ये केस 2 बनेगा। देखिए पहली सिचुएशन जो हमने फर्स्ट बनाई है ये रिलैक्स्ड इक्विलिब्रियम, यानी स्प्रिंग केवल अकेली हैंग है, ये नेचुरल लेंथ पे रहती है। फिर इसमें एक हमने मास अटैच कर दिया है बट मोशन नहीं स्टार्ट हुआ है, केवल मास धीरे से हैंग कर दो तो स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगी कि नहीं बताओ, लेकिन अभी भी रेस्ट में रहेगी। तो ये हो गया स्ट्रेच्ड इक्विलिब्रियम। ओके, फिर इसको हमने अब डिस्प्लेस किया नीचे की तरफ और लीव कर दिया, तो इस समय इक्विलिब्रियम नहीं रहा, ये डिस्प्लेस मोशन स्टार्ट हो जाएगा अप एंड डाउन। यही हमें प्रूव करना है कि अब जो अप एंड डाउन मोशन है ये एसएचएम है। तो जो पहले इस सिचुएशन पे बात करते हैं इनिशियली, देखिए ध्यान देना प्लीज। अभी हम बात कर रहे हैं इस कंडीशन पे जब ये इक्विलिब्रियम में है, तो फॉर स्ट्रेस्ड इक्विलिब्रियम, स्ट्रेस्ड इक्विलिब्रियम, देखो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स इज 0। तो यहां पर देखना भैया, एक रिस्टोरिंग फोर्स है जो अपवर्ड लग रहा है और एक वेट है जो डाउनवर्ड लग रहा है। इन दोनों का जो नेट सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए बताओ? 0 होना चाहिए कि नहीं बताओ? तो हम ये कह सकते हैं कि जो एफ डैश है वो माइनस mg है, बट डिस्प्लेस कितना हुआ है L। तो अगर स्प्रिंग कांस्टेंट के फॉर्मूले से हम निकालते बाय द वे F इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है ना, तो माइनस के एल हो जाएगा कि नहीं बताओ? तो इस F डैश को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस के एल इज इक्वल टू माइनस mg। इसका मतलब है जो के एल है वो किसके इक्वल है? mg के, तभी तो इक्विलिब्रियम बना हुआ है। एक पहली कंडीशन से हमने ये रिजल्ट फाइंड आउट किया। अब हम सेकेंड सिचुएशन पे आते हैं। जब मोशन स्टार्ट हो जाता है तो कभी भी बैलेंस फोर्स नहीं काम करता है, नेट फोर्स का 0 होता है क्या बताओ? तो जब मोशन स्टार्ट हो गया तो नेट फोर्स 0 नहीं होगा, कुछ रिजल्ट होगा। तो हम कहेंगे ड्यूरिंग द मोशन अब सुनिए, इसमें एक फोर्स अपवर्ड लिया जिसको मैंने एफ डबल डैश नाम दे दिया। मास आपका अभी भी वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है। इस बार इन दोनों का जो सम होगा, ध्यान से समझना बात को, एफ डबल डैश और mg का जो सम होगा ये कुछ नया रिजल्ट बनाएगा कि नहीं बनाएगा बताओ? क्योंकि हम ये तो नहीं कह सकते कि 0 बना रहा है, 0 बनाता तो मोशन ही नहीं होता। एफ डबल डैश की बात कर रहा हूं मैं। तो इस जगह पर एक बात अब सुनना जरा, ये जो एफ डबल डैश है ना, ये क्या है एक्चुअल में देखना भाई जी। रिस्टोरिंग के कॉन्सेप्ट से लोगे ना तो टोटल अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका पता है? एल तो पहले हो चुका था, एक्स और हो गया, तो जो एफ डबल डैश हो एल प्लस एक्स के लिए काम करेगा। तो माइनस के एल प्लस एक्स, ये इस तरीके से, और प्लस mg, इस तरफ अंदर मल्टीप्लाई कर दो माइनस के भाई, तो माइनस के एल माइनस के एक्स प्लस mg। और अभी मैंने प्रूफ किया था कि के एल ही तो mg है, तो के एल और mg इक्वल है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं हो जाएंगे क्या बताओ? तो जो नेट फोर्स आया वो किसके इक्वल आया? माइनस के एक्स के। और नेट फोर्स को आप m इंटू ए लिख सकते हो, तो फिर a इज इक्वल टू माइनस के बाई m ऑफ x बना सकते हो। यहां से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डिस्प्लेसमेंट, बोलो भाई। या फिर एसएचएम वो बनाना चाहो डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो तो दिस वन, हाँ इसको ओमेगा स्क्वायर लेट कर लो, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई m पुट कर दो यहां पर, तो d2x बाई dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू
0। हम कहेंगे दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। प्रूव हो चुका ये बात। तो फिर ओमेगा इज इक्वल टू रूट के बाई एम। फिर से देखो टाइम पीरियड का वही फॉर्मूला बनेगा 2 पाई रूट एम बाई के। नोट डाउन। देखिए अब हम बात कर लेते हैं सिंपल पेंडुलम की। सबसे पहली बात होता क्या है सिंपल पेंडुलम, इसको समझ लीजिएगा। वैसे तो आइडियल सिचुएशन में बात करूं तो स्मॉल बट इनफाइनाइट मास वाला कोई बॉब जब फ्लेक्सिबल, इनइलास्टिक, नॉन एक्सटेंसिबल, वेटलेस स्ट्रिंग से हैंग किया जाता है तो जो अरेंजमेंट प्रिपेयर होता है उसे क्या बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम। प्रैक्टिकली अगर बात करें तो स्मॉल बॉब लेते हैं मेटल का, सॉलिड स्फीयर छोटा सा होता है, और उसको एक फाइन कॉटन स्ट्रिंग से हैंग कर दिया जाता है रिजिड सपोर्ट से, वो होता है सिंपल पेंडुलम। तो डेफिनेशन तो लिखनी है कम से कम, डायग्राम अभी एक्सप्लेन करूंगा, मैं पहले डेफिनेशन बता दूं। तो हम कहेंगे व्हेन अ हैवी मेटल स्फीयर बट स्मॉल इन साइज इसको क्या बोलते हैं, बॉब। क्या बोलते हैं इसको, हाँ इसका नाम बॉब रहता है। स्मॉल साइज हैंग्ड विथ a rigid support by inelastic या नॉन इलास्टिक कह दो, inelastic, flexible and weightless string, then such arrangement is called सिंपल पेंडुलम। ये तो डेफिनेशन हो गई इसकी। बात आती है यही बात प्रूफ करनी कि एसएचएम करेगा भी कि नहीं करेगा। देखो हम जब बॉब को ऐसे डिस्प्लेस करके सपोज को थीटा एंगल डिस्प्लेस किया और लीव कर देंगे तो इस तरीके से इसका ऑसिलेशन स्टार्ट होगा। बट हमें प्रूव करना है इस बात को कि एसएचएम हो रहा है। एसएचएम होने का मतलब है हमें डिफरेंशियल इक्वेशन एसएचएम की मिल जाए। तो हम कहेंगे व्हेन बॉब displaces one side and becomes free या रिलीज कह दो, then it starts SHM। अब हम बात करते हैं यहां जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा उसकी। तो सुनिए जरा, जब ये इस सिचुएशन में आ गया है तो देखो mg डाउनवर्ड काम करेगा कि नहीं करेगा बताओ। और इसको थीटा एंगल पे तुमने डिस्प्लेस किया था, तो अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा होगा। देखो तो इस तरफ जो mg का आएगा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा कि नहीं आएगा mg cos थीटा बताओ। और वर्टिकल फिर अंदर की तरफ काम करेगा mg sin थीटा। और जो रिस्टोर करने की कोशिश करता है फोर्स उसी को क्या बोलते हो, रिस्टोरिंग फोर्स। तो यहां रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा है, mg sin थीटा है। तो हम कहेंगे हियर रिस्टोरिंग फोर्स इज mg sin थीटा। तो फिर रिस्टोरिंग फोर्स के लिए हम लोग कंडीशन क्या लगाते हैं, माइनस होता है तो ये हो जाएगा माइनस mg sin थीटा। बात को आराम से समझना। अच्छा F इज इक्वल टू ma होता है माइनस mg sin थीटा। m उस तरफ ले जाओ, a इज इक्वल टू माइनस m बाई a और g sin थीटा। अच्छा एक चीज और, अब हम sin थीटा की वैल्यू ला रहे हैं। sin थीटा अगर इस ट्रायंगल में देखोगे आप तो थीटा ये है ना, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस x बाई l। यहां अगर sin थीटा आप निकालते तो क्या निकलता,
एक्स बाई एल आता, तो यहां साइन थीटा को एक्स बाई एल पुट कर दो, तो एक्सीलरेशन, सॉरी ये मास उधर डिवाइड मिलेगा। रुको एक मिनट, इस लाइन को दोबारा से रिपीट करते हैं। एक्सीलरेशन यहीं रोकेंगे, मास कैंसिल करेंगे, माइनस जी साइन थीटा। अब हम साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, क्या निकली अभी साइन थीटा की वैल्यू? एक्स बाई एल, और ए होता डबल डिफरेंशिएशन ऑफ द एक्स, क्यों भैया? तो जी बाई एल ऑफ एक्स हुआ। अगर जी बाई एल को ओमेगा स्क्वायर कह दो, देखो जी बाई एल को क्या लिखोगे? तो देखो क्या डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम नहीं मिल रहा तुम्हें? बोलो बच्चा लोग, इस तरफ पास कर दो, तो d2x dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज द, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ओके, और जब ये प्रूव हो गया तो ओमेगा से हम लोग, ओमेगा स्क्वायर क्या था? जी बाई एल, तो ओमेगा क्या हुआ? रूट जी बाई एल। ओमेगा होता क्या वैसे? 2 पाई बाई टी, तो ये जी बाई एल है, तो फिर टी क्या हुआ? रूट एल बाई जी। सिंपल पेंडुलम के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है टाइम पीरियड का। एक दो थोड़ा मैं ऑब्जर्वेशन डिस्कस करना चाहता हूं, सुन ले जरा। एक क्वेश्चन आता है, सपोज करिए एक स्विंग है, स्विंग तो समझते हो ना, झूला, सावन में झूला झूलते हो, ये सपोज करो स्विंग है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक लड़की इस स्विंग में यहां बैठ करके झूला झूल रही, लड़की ही है ये, तुम लड़का ना समझ लेना भाई, ये लड़की झूला झूल रही है। अचानक झूलते समय ही एक दूसरी इसकी सहेली जंप करके इसमें बैठ जाती है। अब आपको गेस करना है कि टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, समझना जरा बात। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला चेक करो, कहीं मास डिपेंडेंट है क्या? नो इफेक्ट, इट इज मास इंडिपेंडेंट। एक बात और सुनो, ऑब्जर्वेशन अभी और करेंगे हम। लेकिन अगर यही लड़की जो अकेले झूला झूल रही थी, पहले बैठी थी, ध्यान देना प्लीज, पहली सिचुएशन में क्या थी? ये सिटिंग पोजीशन है, अब वो खड़े होकर झूलने लगती है। अब इस समय उसकी सिचुएशन कैसी हो जाती? स्टैंडिंग। तो क्या टाइम पीरियड पे असर पड़ेगा? कुछ क्या पड़ेगा? लेंथ, इफेक्टिव लेंथ पहले यहां तक थी, देखो ये इफेक्टिव लेंथ है, और अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां चला गया, तो नई लेंथ पुरानी लेंथ से कैसी हो गई? लेस, रिड्यूस। तो टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, यानी टाइम पीरियड आल्सो डिक्रीजेस। इस सिचुएशन में टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर यही लड़की जो झूला झूल रही थी, सब कंडीशन चेक कर लेते हैं, ये फिसल जाती है और नीचे ऐसे लटक के ऐसे झूलने लगती है, ऐसे ऐसे, तो अब क्या असर पड़ेगा भाई? लेंथ इफेक्टिव क्या होगी? इंक्रीज हो गई, तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज हो जाएगा। एक और बात, अगर कभी कोई ऐसे कोनिकल कोई मतलब चीज ऐसे हैंग हो, देखो, और इसको हम एसएचएम कराएं ऐसे, लेकिन इसके अंदर लिक्विड भरा है, इसके अंदर पूरे में, और हल्का सा यहां पर ओरिफिक है, मतलब छेद है, बूंद बूंद करके ऐसे ड्रॉप एंड ड्रॉप लिक्विड गिर रहा है, तो बताओ इसका टाइम पीरियड कैसे वेरी करेगा? टाइम पीरियड पे क्या वेरिएशन होगा? देखना, जो कोन होता है, ध्यान रखिए, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो यहां बॉटम से h/4 होता है, ध्यान रखना आप। तो अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं यहां पर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? बताओ। जैसे जैसे लिक्विड डाउन होगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां जाएगा? डाउन चलता जाएगा कि नहीं? तो इफेक्टिव लेंथ क्या? हमेशा इफेक्टिव लेंथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ली जाती। जैसे अभी हम सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे थे, तो इफेक्टिव लेंथ का मतलब समझना जरा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्लस रेडियस ऑफ द स्फीयर, ये दोनों मिलते हैं जब, तब इफेक्टिव लेंथ बनती है, ध्यान रखना। तो ये रेडियस क्यों लिया? क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्फीयर का कहां होता है? सेंटर पर होता है। तो इफेक्टिव लेंथ हमें लेनी है, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो लगातार इसका पहले टाइम पीरियड इंक्रीज होगा,
लेकिन सडनली जैसे ही पूरा लिक्विड बाहर हो जाएगा तो फिर से वो डब्बा बचेगा कि नहीं बताओ, फिर से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं आएगा, तो फाइनली इस पे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कंटिन्यूअसली पहले इंक्रीज होगा एंड सडनली रिटर्न बैक टू द इनिशियल पोजीशन। ऐसे कोई भी टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन अगर आपसे किया जाए एसएचएम पर तो आप लॉजिकली बता सकते हो। ठीक है, अब आप आराम से रखिए फोन।